जय हिंद दोस्तों, जीत टेस्ट सीरीज में आपका फिर स्वागत है। आज फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, 22 अप्रैल है। चलिए शुरू करते हैं और पेन कापी लेकर के आइएगा और लिखते जाइएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है किसकी हड्डियों में वायु भरी होती है। मतलब वायु भरी होती है किसकी हड्डियों में, मतलब बोन्स की बात हो रही है। वो कौन से ऐसे जंतु हैं जिनके हड्डियों में एयर भरी होती है। तो इसमें आते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग होते हैं, पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं जिसमें वायु भरी होती है। इसका सीधा संबंध है इससे है कि भाई पक्षियां हवा में आसमान में उड़ती हैं, तो इसलिए उड़ने के अनुकूलन से संबंधित है कि उनकी हड्डियों में वायु भरी होती है। जैसे स्तनियों की बात की जाए तो उसमें बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, लेकिन पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं जिसमें वायु भरी होती है। ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पक्षियों के वर्ग को एवीज कहते हैं। एवीज वर्ग में पक्षी आते हैं। और आप सबसे बड़ा पक्षी कहा जाए तो शुतुरमुर्ग होता है जो उड़नहीन पक्षी है। इस पिछला वीडियो हमारा आप देखेंगे तो उसमें पक्षियों के विषय में बताए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नमक क्षारीय होता है। किडनी की इकाई क्या होती है। किडनी को गुर्दा कहते हैं। किडनी को गुर्दा कहते हैं। किडनी की यूनिट को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सेल्स होती हैं जो किडनी नेफ्रॉन सेल्स से ही बनी होती है। मानव में 2 किडनियां होती हैं, किडनी या गुर्दा, समझ रहे हैं। इसका मुख्य काम होता है, ये मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी, 2 होती हैं। और किडनी का मुख्य काम होता है यूरिया मतलब यूरिन बनाना और रक्त को फिल्टर करना। रक्त को फिल्टर करना और मूत्र का निर्माण करना किडनी का काम होता है। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। और पीएच स्केल आप जानते हैं, उसमें 14 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 14 अंक। पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हैं, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इससे पीएच स्केल जो होती है, पटरी होती है, उसमें 14 अंक होते हैं। 7 से नीचे जो होता है तो अम्लीय होता है, 7 के ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है, इतना पढ़े होंगे। और 7 उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म। कंप्यूटर से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। और सीपीयू कंप्यूटर या आपका मोबाइल का मतलब मेन ब्रेन होता है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहते हैं। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रामायण एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है। ये ट्रेन की बात हो रही है। तो रामायण एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है। तो ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो भाई भारत में श्री राम भगवान से जुड़े हुए, श्री राम भगवान से जुड़े हुए जितने भी भारत के पर्यटन स्थल हैं, और भारत के अलावा नेपाल और श्रीलंका तक, ये भारत में सभी श्री राम से जुड़े हुए स्थलों से और नेपाल तक की यात्रा कराता है। तीर्थ यात्री ट्रेन है रामायण एक्सप्रेस। तो नई दिल्ली से शुरू होती है। कहाँ से शुरू चलती है, ये नई दिल्ली से चलती है
और जनकपुरी तक जाती है और भारत के सभी राम से जुड़े हुए स्थलों, श्री राम भगवान से जुड़े हुए स्थलों का ये दर्शन कराते हुए फिर दिल्ली में आकर के आपको छोड़ती है, अयोध्या जाती है और इस प्रकार पूरे देश में भ्रमण करवाती है। रामेश्वरम दक्षिण भारत तक भी जाती है। अगला प्रश्न है फूलों का रंग, फूलों रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी होती है? तो क्लोरीन गैस जो होती है, क्लोरीन गैस से फूलों का रंग उड़ जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरीन गैस जो होती है ये फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चमगादड़ किस वर्ग में आता है? चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है कि पक्षी है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनधारी है, उड़ने वाला स्तनधारी, मतलब ये मैमेल्स है, उड़ने वाला स्तनधारी है। किस वर्ग में आता है? तो स्तनधारी वर्ग में आता है। कार्डेटा में आप जानते हैं मत्स्य होता है और उभयचर होता है, सरीसृप होता है और स्तनी होता है, तो पक्षी होता है, तो उसमें से ये स्तनी वर्ग में आता है। तो ये चमगादड़ आप जान लीजिए पक्षी जैसे उड़ता है, रात्रिचर होता है, लेकिन ये स्तनधारी है, पक्षी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्री खरपतवार को क्या कहते हैं? तो समुद्र में जो नीचे बॉटम में समुद्री जल में जो छोटे छोटे घास होते हैं उनको क्या कहा जाता है विज्ञान की भाषा में? तो उसे प्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैंक्टन कहते हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लैंक्टन कहते हैं समुद्री खरपतवार को। यदि कोई समुद्र में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उसे जू प्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टन। प्लैंक्टन अगर जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं तो जू प्लैंक्टन कहते हैं, अगर वनस्पतियां हैं तो प्लैंक्टन कहते हैं। तो याद रखेंगे समुद्री खरपतवार को प्लैंक्टन कहते हैं और समुद्र में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उसे जू प्लैंक्टन कहते हैं। और समुद्र का पीएच मान सबसे अधिक होता है, लगभग 8 इसका पीएच मान होता है समुद्री जल का। समुद्र में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसे हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया है टुंडा और टाइगा वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? टुंडा और टाइगा वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये विशेष प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। ये निम्न टेम्परेचर वाले स्थान में, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में हो जाता है वहां पर उगते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, यदि किसी पहाड़ की बात की जाए तो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में जहाँ पर बर्फ जमी होती है ये विशेष प्रकार की वनस्पतियां वहां पाई जाती हैं। यदि हम पूरे पृथ्वी की बात करें, पूरे ग्लोब की बात करें, तो ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र में, मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। बर्फीले एरिया में पाई जाती हैं टुंडा और टाइगा वनस्पतियां। ये बहुत छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं क्योंकि ठंडे एरिया में वनस्पतियां अच्छे से नहीं उगती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टुंडा और टाइगा वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं तो आप बताएंगे उत्तरी पोलर क्षेत्र में, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ये पाई जाती हैं और ये ठंडी वनस्पतियां होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेयरी घास के मैदान विश्व में कौन कौन से घास के मैदान है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यदि हम पूरे ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका एशिया का एरिया होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये बीच में अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है और ये एशिया के जस्ट बगल में यूरोप महाद्वीप है और यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप देखोगे तो ये उत्तरी अमेरिका का एरिया आता है और फिर ये दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र आता है। तो विशेष प्रकार के घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर ये पूछा गया है प्रेयरी घास के मैदान, तो प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका में विशेष प्रकार के घास के मैदान होते हैं। जैसे अफ्रीका में पूछा जाए तो यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान एशिया और यूरोप क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ये घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उष्ण घास के मैदान, उष्ण मतलब जो गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे उष्ण घास के मैदान कहते हैं। और जो समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं वो समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो आप लोगों को यह क्लास में पढ़ाए भी हैं, ऑफलाइन जो क्लास चलती है, तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं मतलब समशीतोष्ण एरिया में पाई जाती हैं उसे समशीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं पूरे ग्लोब में तो उसे हम उष्ण घास के मैदान कहते हैं। तो ये दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? एशिया और यूरोप में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। और प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए तो लानोस है, पंपाज है, ये ब्राजील क्षेत्र में पाए जाते हैं घास के मैदान। अगला प्रश्न देखेंगे, नील नदी किस झील से निकलती है? क्या पूछा गया है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये किस झील से निकलती है? तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। और नील नदी मुख्य से मिस्र देश में बहती है। मुख्यतः कहाँ बहती है? मिस्र देश में बहती है। उत्तर की ओर बहते हुए या अफ्रीका के मिस्र देश में बहती है। विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए ये भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6690 किलोमीटर समथिंग है। 6690 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है नील नदी की। अगला प्रश्न है, जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस भारतीय राज्य में होता है? भारत के राज्यों की बात की जा रही है। तो जूट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है जूट का उत्पादन। जूट से रेशा प्राप्त होता है और रेशे से बोरा वगैरह ये सब बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है वैदिक काल से, इतिहास से। तो पुराणों की संख्या कुल 18 है और वेदों की संख्या कुल 4 है। पुराणों की संख्या कुल 18 है और वेदों की संख्या कुल 4 है। 4 वेद में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की 2 गतियां कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी की घूमने की स्थिति को पूछा गया है। पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी गतियां हैं? हम जब विश्व का भूगोल पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताए थे ऑफलाइन क्लास में, फिर यहाँ आपको बता दे रहे हैं। पृथ्वी की जो गतियां 2 होती हैं, एक गति होती है परिक्रमण और एक गति होती है परिभ्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण 2 प्रकार की गतियां होती हैं। तो परिक्रमण गति उसे कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करे, ये सूर्य है समझ लीजिए, और पृथ्वी इस मार्ग से जब चलती है तो पृथ्वी 365 दिन में फिर अपने स्थान पर आ जाती है। तो 1 वर्ष इसे कहते हैं। 1 वर्ष कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। और इससे क्या होता है? वर्ष बदलता है। और परिभ्रमण कहते हैं उसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे, पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमे तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण से क्या होता है? दिन रात होता है। परिभ्रमण से क्या होता है? दिन रात होता है। और परिक्रमण से क्या होता है? वर्ष बदलते हैं।
परिक्रमण से क्या बदलता है, वर्ष बदलते नया वर्ष आता है, क्योंकि पृथ्वी 365 या फिर 366 दिन में एक चक्कर लगा करके फिर अपने स्थान पर आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? वही सोमनाथ मंदिर जिसे मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। सोमनाथ मंदिर भारत में पुराना मंदिर है, ये गुजरात में है। कहाँ पर है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में है, गुजरात में है, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। और इसको मोहम्मद गजनबी ने लूटा था 1000 ईस्वी से लेकर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक ये 18 बार, लगभग 17-18 बार ये आक्रमण किया था, 17 बार, जिसमें से सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण रूप से लूट नहीं पाया है। फिर भी बहुत कुछ यहाँ से लूट करके ले गया था। सोमनाथ मंदिर स्वर्ण से निर्मित मंदिर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है? क्या पूछा गया है? राकस ताल, राकस एक झील है, ताल है, इससे कौन सी नदी निकलती है? तो हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो भारत का उत्तरी राज्य है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर से ये राकस ताल है। तिब्बत में इसका कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा इसका हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी, सतलज नदी निकलती है, जिसे पुराणों में सतलुज कहा जाता था, सतलुज कहा जाता था। वैदिक काल में इसे सतलुज कहा जाता था। तो राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। और सतलज नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो राजस्थान क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में बहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दंगल फिल्म के मुख्य अभिनेता कौन थे? दंगल फिल्म से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दंगल फिल्म आप लोग देखे होंगे, इसके मुख्य अभिनेता हैं आमिर खान। आमिर खान इनके मुख्य अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित हैं? राष्ट्रपति की बात पूछी जा रही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार में। और इनके नाम में पर बिहार में एक विश्वविद्यालय भी बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ है, तो बिहार में है। एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किस देश में है ये पूछा गया है, तो नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर, गुरु शिखर किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में अरावली पहाड़ी है। और इस पहाड़ी से लूनी और साबरमती नामक नदियां निकलती हैं। तो गुरु शिखर माउंट आबू जिला में है। कहाँ पर है? माउंट आबू जिला, माउंट आबू जिला राजस्थान में है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की, माउंट आबू जिला में है। एक चीज और हम आपको बता दें, यहाँ पर एक मंदिर भी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यह आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो माउंट आबू जिला राजस्थान में है, जहां पर गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तथ्य
किस भाग में है? संविधान से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नीति निर्देशक तथ्य संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। यहाँ पर ये 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद की बात की जा रही है। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तथ्य। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। हम आपको बताए हैं कि भारतीय संविधान में 61 देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है, इसलिए आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पहली बात कहाँ हुआ था और इसका मुख्य आरोपी कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। मुख्य इसका आरोपी जनरल डायर थे। डायर मुख्य आरोपी कौन थे? जनरल डायर थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब, जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। पंजाब में ये एक दुखद घटना घटी थी, इसमें बहुत से लोग भारतीय मारे गए थे। वहां पर इकट्ठा हुए थे एक मेला उत्सव के रूप में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार छीना गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है? मूल अधिकारों की संख्या कुल अब 6 बची है, पहले 7 थी, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो आपको बता दें 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को छीन करके उसे विधि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरसों फसल कौन सी है? अब सरसों के विषय में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो फसल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी फसल है, रबी की है कि जायद की है कि खरीफ की है? तो आपको बता दें सरसों ठंडी में होता है, तो रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। और सरसों किसमें आता है? तो तिलहन में आता है। तिलहन है सरसों, और मुख्य रूप से तेल के लिए इसका उत्पादन किया जाता है और जलोढ़ मिट्टी में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, शेरशाह सूरी का शासन काल क्या था? शेरशाह सूरी वही शेरशाह सूरी जो हुमायूं को हरा करके मुगल काल की गद्दी छीन लिया था और दिल्ली में 1540 से 1545 तक शासन किया था। तो शेरशाह का शासनकाल पूछा गया है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था और ये 1540 से लेकर के 1545 तक शासन किया था। वैसे सूरी वंश 1540 से 1555 तक रहा, लेकिन शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा और जो शेष 10 वर्ष था इनके परिवार वाले के शासन किए थे। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।